अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को में हम ये आज डिस्कस करेंगे कि जब पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है या पार्टनरशिप का बिज़नेस डिज़ोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम अकाउंटिंग की बुक्स में उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कि अकाउंटिंग की बुक्स को हम कैसे क्लोज़ करते हैं। आप अकाउंटिंग की बुक को मस्ट क्लोज़ करेंगे, कोई भी बिज़नेस क्लोज़ करेंगे या पार्टनरशिप का बिज़नेस क्लोज़ करेंगे, आपने मस्ट जो है अकाउंटिंग की बुक्स को क्लोज़ करना होता है। तो क्लोज़ करने का क्या प्रोसीजर होगा, हम पार्टनरशिप में इसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन जब पार्टनरशिप का खात्मा हो जाए, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, तो हम या टर्मिनेशन हो जाए पार्टनरशिप की, तो हम उसकी बुक्स में एंट्रीज कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि डिसोल्यूशन क्या है। व्हेन द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज़ डिसॉल्व, देन इट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपकी जब पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप होती है वो डिज़ोल्व हो जाए, तो आपका पार्टनरशिप का फर्म या बिज़नेस भी डिज़ोल्व हो जाता है। इट्स मीन कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है या उनमें डिस्प्यूट आ जाता है, अगर उनकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, जो बिज़नेस के लिए उन्होंने रिलेशनशिप बनाई थी वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, तो आपका बिज़नेस भी डिज़ोल्व हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स शुड बी डिज़ोल्व फॉर द फर्म टू बी डिज़ोल्व। अगर जैसे मैं अब बता चुका कि उनका ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन जो पार्टनर्स होता है अगर वो डिज़ोल्व होता है, तो उसके साथ साथ आपका बिजनेस भी डिज़ोल्व हो जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ फर्म्स। इसको लिक्विडेशन ऑफ फर्म भी कहा जाता है। लिक्विडेशन मीन कि आप इसका, तो इसे हमने कहा कि लिक्विडेशन ऑफ फर्म भी कहा जाता है कि आपकी जब फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो उसको लिक्विडेशन ऑफ फर्म भी कहते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसके लिए हम अकाउंटिंग के लिए प्रोसेस कैसे करते हैं, ये वो कौन से रीज़न्स है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस डिज़ोल्व हो सकता है। तो वो डिफरेंट रीज़न्स है, पहले हम उन रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिज़ोल्व ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इन बातों में से कोई भी बात हो तो पार्टनरशिप का बिज़नेस ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा भी अगर एग्रीमेंट में कोई बातें हैं, उस एग्रीमेंट के मुताबिक हम पार्टनरशिप के बिज़नेस को वाइंड अप कर सकते हैं, हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट हम देखते हैं, तो हमने कहा पार्टनर्स कैन डिज़ोल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स कैन आल्सो डिज़ोल्व द पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। इट्स मीन कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपका टाइम पीरियड अगर ख़त्म हो जाता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो पार्टनरशिप का टाइम भी अगर ख़त्म हो जाता है तो आपका बिज़नेस भी डिज़ोल्व आपने करना है। अगर आप म्यूचुअली उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बिज़नेस को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो आप उस बिज़नेस को ख़त्म कर सकते हैं एज़ पर योर एग्रीमेंट। जो आपका एग्रीमेंट था उसके मुताबिक जो भी एग्रीमेंट की कंडीशंस थी कि हम पार्टनरशिप को इस डेट पे ख़त्म कर देंगे, जब वो डेट स्पेसिफिक डेट आ जाएगी तो आपने उस बिज़नेस को उस डेट पे आके ख़त्म कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट में भी इसी तरह ही है। इफ़ द पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, अगर आपकी पार्टनरशिप का बिज़नेस किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, तो जब उसकी कंप्लीशन हो जाएगी प्रोजेक्ट की, तो वो आपका पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाता है। जब पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो गई तो आपका पार्टनरशिप का बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपने मेंशन की होती है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। इस तरह हम कहते हैं इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन अगर आपका कोई भी पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो वो वहाँ पर भी आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। ऑन एनी अदर इवेंट विच मेक द बिजनेस ऑफ फर्म्स एज अनलॉफुल। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ अगर आपकी जो इन्वॉल्व हैं अनलॉफुल हैं, लीगली नहीं है, या आपका कंट्री उसकी परमिशन नहीं देता और आपका इस टाइप का बिज़नेस है कि वो इलीगल बिज़नेस है, तो आप उसको भी ख़त्म करेंगे, उसको भी डिज़ोल्व करेंगे, और उसको अनलॉफुल हो तो उस चीज़ को हम बिल्कुल वाइंड अप करेंगे या ख़त्म करेंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं कि लिक्विडेशन प्रोसेस या डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा हो तो हम उसमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, या आपका प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपने कहा था कि बिज़नेस स्टार्ट करने का एक प्रोसेस है, इसी तरह बिज़नेस को डिसॉल्व करने का भी एक प्रोसेस है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप एसेट परचेज़ कर रहे होते हैं बिज़नेस के लिए। अब जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपने तमाम एसेट्स आपके क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं। जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एसेट्स परचेज़ करते हैं, अब आप बिज़नेस जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं तो आप एसेट्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं, बिज़नेस के एसेट्स को ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखिए पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स, आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे तो आप लोन ले रहे थे अपनी फाइनेंसिंग के लिए कि आपने बिज़नेस को इम्प्रूव करना था।
अब आपकी जितनी पेमेंट्स है लाइबिलिटीज़ की, अब आपने उसको एंड द एंड या द टर्मिनेशन, या आप कहते हैं वाइंडिंग अप, या आप कहते हैं डिसोल्यूशन के टाइम आपने तमाम लाइबिलिटीज़ पे करनी है। आउटसाइडर्स की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है या आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी और शख्स से लोन लिया हुआ है पार्टनरशिप के तहत कि हमारा बिजनेस है, उसके लिए हमें लोन ली है, वो हम बैंक से भी ले सकते हैं, हम अपने रिलेटिव से भी ले सकते हैं, जो भी आउटसाइडर से आपने उसके लिए लोन लिया था आपने उसको रिटर्न करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जिस वक्त आपने बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस सेल से जो आपने एसेट सेल की, यहाँ से जितनी अमाउंट आएगी उसमें से फर्स्ट आपने अपनी लाइबिलिटीज़ जो आउटसाइडर्स की हैं उनको पे करना है। सेकंड आप देखिए पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपके जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, आपके लीगली एक्सपेंस होंगे, तो वो आपने पे करने हैं, और जितने भी आपके डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन एक्सपेंस होंगे आपने वो भी पे करने हैं। उसके बाद अगर आप देखिए पेमेंट ऑफ एक्सपेंस पेएबल है। एक्सपेंस पेएबल इट्स मीन कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपने पे करने हैं। जितने भी आपके जो इस मंथ के एक्सपेंसेस थे या प्रीवियस मंथ के एक्सपेंसेस थे आपने अब पे करने हैं, आपने आगे चल के इसको पे करना था, या आउटस्टैंडिंग थे आपने मस्ट पे करने हैं, तो आपने ये एक्सपेंस भी उस वक्त एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपने इसको पे करना है। पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द पार्टनर। अगर आपने अपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है बिजनेस ने, उन्होंने कैपिटल के अलावा बिजनेस को कोई लोन दिया हुआ है, बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है, तो वो लोन आपने रिटर्न करना होता है। और लास्ट में पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। आपने कहा कैपिटल जो पार्टनर्स ने दिया होता है वो हम उनको वापस करते हैं, और अगर वो प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन जब अकाउंट बनाएंगे क्लोज करेंगे तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल के साथ ऐड होकर उनको मिलेगा, और अगर लॉस होता है तो वो अमाउंट कैपिटल से माइनस होकर जो रिमेनिंग कैपिटल बच जाएगा हम उनको वो पे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया था, 2,000 का रियलाइजेशन के टाइम पे उसको प्रॉफिट हो गया है, तो हम उसको 12,000 उसको पे कर देंगे, या 12,000 में से 1,000 को मिल जाएगा और सेकंड को 1,000 मिल जाएगा, तो 11,000 दोनों को रिटर्न होगा। लेकिन अगर यही 1,000 2,000 का लॉस हो जाता है और उन दोनों का कैपिटल 10,000 और 10,000 है, तो हम दोनों उनके कैपिटल से माइनस करेंगे, तो इट्स मीन उनको 9,000 एंड 9,000 कैपिटल मिलेगा, क्योंकि हम जो उनको कैश पे करेंगे, अब बिजनेस वाइंड अप हो चुका है कि जो बिजनेस में आपके पास कैश एंड हैंड बच चुका था वो आपने उन दोनों को वापस करना है। तो वो जब वापस करेंगे तो क्या इंटरेस्ट रिकॉर्ड होंगे, इसके बाद हम उसको वो भी देखें। अगर आप देखिए हम इसके एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपको एक प्रॉब्लम गिवन है कि प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑन 31 December 2019 P&Q terminated their partnership business on this date their balance sheet was as under। ये आपकी P&Q की बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन एंड द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एंड द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये आपकी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को देखते हुए आपने अपनी तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। इसमें आप देखें आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड और लाइबिलिटी इक्विटी साइड, एसेट्स में आपने कैश रिकॉर्ड किया 16,000, अकाउंट रिसीवेबल 11,650, इक्विपमेंट 8,800, इन्वेंट्रीज आपके पास है 3,000, सप्लाईज आपके पास है 550, तो टोटल एसेट्स आपके पास कितने हैं 40,000 के। इसी तरह इक्विटीज़ में देखें तो अकाउंट्स पेबल 6,700, नोट्स पेबल आपका 3,300, पीस कैपिटल आपके पास 15,000 एंड कैपिटल ऑफ क्यू कितना है 15,000, तो टोटल आपकी इक्विटी साइड भी 40,000 एंड एसेट साइड भी 40,000, सो बोथ साइड्स आर इक्वल। दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट जो है ये अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपकी ये बैलेंस शीट थी। अब इस बैलेंस शीट को हमने क्या करना है, हमने इसको प्रोसेस करना है, हमने इसको लिक्विडेशन प्रोसेस पे करना है। अब लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या होगा, जैसे कि हम पढ़ चुके थे, हमने अपने इसमें लेक्चर में पढ़ा, तो फर्स्ट हम अपने एसेट्स को सोल्ड करते हैं, लेकिन सोल्ड करने से पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम आपका एक नया अकाउंट बनता है जिसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ को भी हम रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे, जो है ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह लिक्विडेशन एक्सपेंस भी हम रियलाइजेशन से ही पे करेंगे, इनको भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का नेम देंगे, और जितने पेएबल होंगे हम इसको रियलाइजेशन में देखेंगे। और फिर पार्टनर्स लोन है तो वो भी हम वापस करेंगे, और इसी तरह पेमेंट है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे, अगर रियलाइजेशन में लॉस होगा तो वो कैपिटल से माइनस करेंगे। तो हम देखें हमारा पार्टनरशिप एज पर एग्रीमेंट, हम पार्टनरशिप को जब क्लोज कर रहे हैं तो आप देखें रियलाइजेशन अंडर आपने कहा अदर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द रियलाइजेशन एज अंडर, क्या क्या चीज़ें हम रियलाइजेशन के टाइम हो रही हैं, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, डिसोल्यूशन के टाइम, रियलाइजेशन के टाइम आप क्या क्या कर रहे हैं, ये आपने इस किस्म की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है या क्लोज करना है इन अकाउंट्स को। जितने भी एसेट्स हैं इनको भी क्लोज करना है, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं इनको भी क्लोज करनी है। तो
कैश को आप कभी क्लोज नहीं करते, क्योंकि कैश और बैलेंस एट बैंक जो होता है इसको क्लोज नहीं करते, बल्कि जितनी भी अमाउंट होती है ये कैपिटल को जो है वो पार्टनर्स को मिल जाता है। तो अगर हम देखें तो इसके अलावा कैश के अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह जो लाइबिलिटीज़ हैं हम पहले रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे और फिर हम इसकी पेमेंट कर देंगे। एसेट्स को सेल कर देंगे और लाइबिलिटीज़ को हम जो है वो पे कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपने इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो हम वन बाई वन देखेंगे कि देखें इक्विपमेंट 5850, इन्वेंट्रीज 2000, सप्लाईज 400 एंड अकाउंट रिसीवेबल 11650। ये आपके तमाम के तमाम अकाउंट्स थे, लेकिन ये हमारी बैलेंस शीट के मुताबिक ये था कि बैलेंस शीट के मुताबिक जब रियलाइजेशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इस अमाउंट से करेंगे, इस तरह पेबल भी हम इस अमाउंट से करेंगे। लेकिन जिस वक्त हम इनको सेल कर रहे हैं इन एसेट्स को, तो हमें वो अमाउंट रिसीव नहीं हो रही जो हमें हमारी बैलेंस शीट के मुताबिक अमाउंट थी। तो इट्स मीन अगर आपकी इससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो रही है तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा होगा, और अगर इससे कम अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो आपको लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ देखें 8800 की इक्विपमेंट थी, जबकि हम इसको सेल आउट कितने का करें 5850 का। इसी तरह इक्विपमेंट आपने देखा, फिर आपने कहा इन्वेंट्रीज 3000 की थी, आप कितने की सोल्ड कर रहे हैं 2000 की, 550 आपकी सप्लाईज थी और सेल कितने का कर रहे हैं 400, और अकाउंट रिसीवेबल से 11,650 ही रिसीव हो रहा है। तो फर्स्ट हम इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद जाके हम इसको कैश रिसीव करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल। इस तरह ऑल द लाइबिलिटीज़ वर पेड इन फुल, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं 6700 एंड 3300, ये आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं 10,000 की, ये हम सारी की सारी पे करेंगे। द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट इज़ 500 और रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है 500, वो अमाउंट है वो भी हमने इसको पे करना है। और द बैलेंस ऑफ कैश वॉज पेड टू द पार्टनर, फिर जितना भी अगर बैलेंस है कैश का, अगर वो पॉजिटिव वे है तो वो कैपिटल के साथ ऐड होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर हमारे पास कैश कम आया और एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं तो वो हम उनके कैपिटल से लेस करेंगे। इस तरह हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, वन बाय वन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट आप देखें तो हमने कहा था कि रियलाइजेशन में हम एसेट्स को भी ट्रांसफ़र करेंगे और लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो जितने भी एसेट्स थे कैश के अलावा हम तमाम के तमाम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देखें अकाउंट रिसीवेबल, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज एंड सप्लाईज, ये आपके तमाम के तमाम एसेट्स हैं जो कि डेबिट हैं, इनको हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे। यहाँ देखें रियलाइजेशन को आपने डेबिट कर दिया और तमाम के तमाम एसेट्स को क्लोज करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। तो 11,650 से अकाउंट रिसीवेबल, इक्विपमेंट 8,800, इन्वेंट्रीज आपका 3,000 एंड सप्लाईज आपका कितना आ जाता है 550। ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, तमाम एसेट्स डेबिट थे, क्लोज करने के लिए आपने उसको क्रेडिट किया और रियलाइजेशन में आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह ये हमने नरेशन लिख दी, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद आपने लाइबिलिटीज़ पे करनी है, तो उसने लिखा था क्वेश्चन में ऑल द लाइबिलिटीज़ वर पेड इन फुल, आप तमाम लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी थी, नोट्स पेबल 3,300 एंड अकाउंट्स पेबल कितना था 6,700 एज पर योर बैलेंस शीट। अकाउंट्स पेबल 6,700 एंड नोट्स पेबल 3,300। तो यहाँ देखें वो क्रेडिट थे, क्लोज करने के लिए आपने डेबिट किया और रियलाइजेशन में आपने उसको क्रेडिट कर दिया कि दोनों एसेट्स दोनों लाइबिलिटीज़ को आपने डेबिट किया और टोटल अमाउंट से रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। तो आपने लिखा ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह अब नेक्स्ट में हम इसको सोल्ड करेंगे। पहले जब एसेट्स को सेल करेंगे हमारा अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि हमने जो है रियलाइजेशन में अपनी तमाम एसेट्स को भी क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, और अपनी लाइबिलिटीज़ को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब हम एसेट सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है 19,900 और रियलाइजेशन क्रेडिट 19,900। अब क्वेश्चन ये है कि ये 19,900 कहाँ से आया, कि कैश को हमने कैसे डेबिट किया और रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि यहाँ पे तो रियलाइजेशन एसेट्स के जो है वो 24,000 है, लेकिन ये एसेट्स आपके लॉस पे सेल हो रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट के मुताबिक सेल नहीं हो रहे। हमें कैसे पता चला कि क्वेश्चन देखें तो इक्विपमेंट आपकी 8,800 बैलेंस शीट में थी, तो आप इसको सेल कितने का करें 5,850 का। इन्वेंट्रीज आपकी 3,000 की थी और आपने उसको सेल्स कितना किया 2,000 का। सप्लाईज आपकी 550 की थी और आपने कितने का सेल किया 400 का। और अकाउंट रिसीवेबल से आपके जो अमाउंट रिसीव होना था वो आपको उतना ही रिसीव हुआ है। तो देखें यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू के मुताबिक आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो रही, बल्कि लॉस पे आप ये सेल कर रहे हैं। तो आपने देखें 19,000 से कैश को भी डेबिट किया और 19,000 से आपने रियलाइजेशन से को क्रेडिट किया कि रियलाइजेशन की वजह से जो हमारे पास कैश आ रहा है वो 19,900 है।
सेम अब हम जो 19,900 कैश रिसीव हो गया तो हमने लाइबिलिटीज़ पे करनी है, तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि ऑल द लाइबिलिटीज़ वर पेड इन फुल, तमाम लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी थी 10,000, जो कि आप रियलाइजेशन में क्रेडिट कर चुके थे। तो जब आप तमाम लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को आप 10,000 से डेबिट करेंगे और कैश को आप 10,000 से क्रेडिट करेंगे। क्योंकि 19,900 हमारे पास कैश आ चुका था, हमने सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज़ पे करनी है, जिसमें नोट्स पेबल 3,300 था, अकाउंट्स पेबल 6,700 था, जो कि रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफ़र किया 10,000 से। तो यहाँ देखिए क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन को आपने डेबिट कर दिया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया 10,000 एंड 10,000 से। इसी तरह हम इसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹500। अब हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने पे कर रहे हैं, जो कि लिक्विडेशन एक्सपेंस है 500। तो रियलाइजेशन आपने डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस है, आपसे कैश जा रहा है, कैश बिजनेस का एसेट है, कैश को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन को आपने डेबिट कर दिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपकी तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड होगी कि आपने फर्स्ट एसेट्स को क्लोज किया, ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन में, फिर आपने लाइबिलिटीज़ को क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, इसको भी आपने लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र की, फिर आपने अपने एसेट्स सेल किए कि आपके पास कैश आ रहा था, रियलाइजेशन को आपने क्रेडिट किया क्योंकि आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, इसलिए आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इस तरह लाइबिलिटीज़ पे कर रहे थे तो ये लाइबिलिटीज़ यहाँ क्रेडिट था, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट किया और हमने कैश पे करके अपनी लाइबिलिटीज़ भी ख़त्म कर दी। और इसी तरह आपने जो एक्सपेंस करना है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। अब क्वेश्चन है कि जितना भी हम कैश पे कर चुके और कितना रिसीव कर चुके, 19,900 का 19,900 का हमने कैश रिसीव किया था। 16,000 अगर आप देखें आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, तो अब 19,900 और 16,000 को में से आपने सबसे पहले लाइबिलिटीज़ पे की, फिर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए। अब जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है हम उसमें से जो पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। तो देखें पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट देखें तो 4,600 से हमें रियलाइजेशन में लॉस हो रहा था, तो लॉस आपका डेबिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए आपने क्रेडिट किया, दोनों आपकी इनकी जो शेयरिंग रेशो थी वो इक्वली थी, तो हमने वो लॉस इन दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया कि पीस कैपिटल से भी हम 2,300 माइनस करेंगे और क्यूज़ को भी 2,300 से हम उसके कैपिटल को भी माइनस करेंगे। देखिए अकाउंटिंग में हम कभी भी किसी चीज़ को प्लस माइनस ऐसे नहीं करते, हम उसको क्लोज करने के लिए या अगर हमने प्लस माइनस करना है तो अगर एक चीज़ डेबिट है तो उसको माइनस करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, और अगर एक चीज़ क्रेडिट है तो उसको माइनस करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो एक आपके कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं, उसको क्लोज करने के लिए आपने या उसको कम करने के लिए डिक्रीज़ करने के लिए आपने उसके जो लॉसेस थे उन दोनों को डेबिट कर दिया। इसी तरह हमने जिस वक्त पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पे कर रहे हैं, तो यहाँ देखें ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया कि टोटल हमें जो लॉस हुआ था यहाँ पे हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और अब हम कैश पे कर रहे हैं, हमने 30,000 कैश पे करना था पार्टनर्स को, क्योंकि पी का कैपिटल बी जो था वो 15,000 था और क्यू का कैपिटल बी 15,000 था। तो इसका भी 15,000 था, पी का भी, क्यू का भी 15,000 था, लेकिन 2,300 का यहाँ से भी इसको लॉस हुआ, 2,300 का दोनों को लॉस हुआ, तो 15,000 से 200 लेस किया, तो आपने दोनों में से तो आपने 2,300 आपने फर्स्ट पी के भी कैपिटल से लेस करना है और 2,300 क्यू के कैपिटल से भी लेस करना है। तो अब हम उसको कैश पे कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास कितना रिमेनिंग था, आपके पास 25,400 रिमेनिंग कैश था, तो आपने इन दोनों के कैपिटल को डेबिट करके और 25,400 जो आपके पास इस वक्त बिजनेस में कैश मौजूद था वो इन दोनों पार्टनर्स को रिटर्न कर दिया है कि जो इन्होंने कैपिटल दिया था अब इनको हमने कोई कैपिटल वापस कर दिया, तो इट्स मीन आपका पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज हो गया। देखिए तमाम एंट्रीज थी जो हमने मस्ट रिकॉर्ड करनी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि ये अमाउंट कहाँ से आई, इसको भी मैं आगे चल के क्लियर करता हूँ, और ये कहाँ से अमाउंट आई इसको भी चल के हम जब इसके लेजर्स बनाएंगे तो ये अमाउंट भी आपको क्लियर हो जाएगा और ये अमाउंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब कैसे क्लियर होगा, अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक तो आप समझ चुके थे कि आपने फर्स्ट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया एसेट्स को भी लाइबिलिटीज़ को भी, फिर जितने एसेट्स से सेल करके अमाउंट आ रहा था कैश को डेबिट किया, रियलाइजेशन क्रेडिट, और जब आप लाइबिलिटीज़ पे कर रहे थे तो रियलाइजेशन को डेबिट करके कैश को क्रेडिट किया। जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पता है कैश जा रहा होता है तो कैश को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। इसी तरह एक्सपेंस पे कर रहे थे तो रियलाइजेशन को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, और फिर जो लॉस हुआ था वो दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया, और फिर जितनी अमाउंट इनकी रिमेनिंग बच चुका था हमारे पास बिजनेस में वो हमने इनको रिटर्न कर दिया। अब जब हम इसके लेजर्स बनाते हैं तो फर्स्ट आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन में देखें तो फर्स्ट एंट्री आपने की थी कि रियलाइजेशन 24,000 से डेबिट है, रीज़न क्या था, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 11,650, इक्विपमेंट की वजह से 8,800, इन्वेंट्रीज की वजह से 3,000 एंड सप्लाईज की वजह से 550 से।
तो यहाँ देखें आपने यहाँ पे कहा रियलाइजेशन डेबिट है, रीजंस उसके क्या हैं वो रीजंस आपने सारे के सारे यहाँ लिख दिए। सेम इसी तरह रियलाइजेशन क्रेडिट था नोट्स पेबल की वजह से और अकाउंट्स पेबल की वजह से, जो कि हम यहाँ बता चुके थे कि देखें रियलाइजेशन क्रेडिट है 10,000 से, रीज़न क्या है नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल। तो इसी तरह अगर आप देखें तो हमने जहाँ जहाँ रियलाइजेशन डेबिट था उसको डेबिट किया और जहाँ जहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट है उसको क्रेडिट किया। यहाँ जब लाइबिलिटीज़ पे कर रहे थे तो हमने जब लाइबिलिटीज़ पे की तो हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। सेम एक्सपेंस जब हम पे कर रहे तो रियलाइजेशन को हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट था और कितने से डेबिट था, इन तमाम अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो 34,500 से रियलाइजेशन डेबिट है। और ये देखें कि आप ये देखें 3,300 और 6,700 और आपने 19,900 आप कैश रिसीव कर रहे थे तो रियलाइजेशन को आपने क्रेडिट किया था। तो 34,500 का आपका डेबिट बैलेंस है, उसमें से आप जब ये माइनस करेंगे 19,900, 6,700 एंड 3,300 तो आप कितने अमाउंट 29,900 जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 4,600 का, जो कि आपका लॉस आ गया है। ये क्यों लॉस आया कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड आपकी कम है। इसका मतलब रिसीट साइड आपकी कम थी और पेमेंट साइड आपकी ज़्यादा थी। तो जब आपने माइनस किया तो 4,600 का लॉस आ गया और लॉस आपने इन दोनों को कहा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पी कैपिटल से भी हम 2,300 माइनस करेंगे और 2,300 हम के से जो है वो क्यू से भी माइनस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ बता दिया था कि 4,600 का हमें लॉस हुआ है, पी के कैपिटल को भी हमने डेबिट किया और क्यू के कैपिटल को भी हमने डेबिट किया। क्यों डेबिट किया कि 4,000 से आप यहाँ देखें तो ये बैलेंस तो आपको डेबिट साइड तक का था लेकिन क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट किया, तो ये हमने दोनों को डिवाइड कर दिया उनमें इक्वली। तो ये देखें हमने एंट्रीज में भी बताया था कि 2,300 कैपिटल को डेबिट किया, क्यू की कैपिटल को भी और पी की कैपिटल को भी। क्यों डेबिट किया कि आपका कैपिटल इस 2,300 से कम हो रहा है क्योंकि इनको रियलाइजेशन में लॉस हो रहा है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखिए 15,000 हमने जैसे लाइबिलिटी देखी थी इक्विटी साइड पे कि पी का कैपिटल कितना था 15,000 एंड क्यू का कैपिटल कितना है 15,000, तो दोनों का कैपिटल सेम है। तो हम जिस वक्त इसकी अकाउंट बनाएंगे तो 15,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस था किस चीज़ का, अकाउंट्स पेबल का। 2,300 में रियलाइजेशन की वजह से लॉस हो रहा है जैसा कि आप यहाँ बता चुके, तो 2,300 से हमने इसको डेबिट किया था। जनरल एंट्री में भी हम इसको डेबिट कर चुके थे कि 2,300 से पी का भी अकाउंट डेबिट है और क्यू का भी अकाउंट 2,300 से डेबिट है। तो ये देखिए रिमेनिंग कितना था 12,700। अब इसका बैलेंस बिजनेस में है कि ये 12,700 हमने पे करना है। सेम क्यू का भी 15,000 बैलेंस था, 2,300 लॉस था और हमने 12,700 हमने इसको कैश पे कर दिया एज पर योर जनरल एंट्रीज। देखें 12,700 और 12,700 रीज़न इसका क्या था, कैश। तो यहाँ देखें आपने इन दोनों के कैपिटल को कि 12,700 इसको भी पे कर दिया और 12,700 इसको भी पे कर दिया। अब इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश का बैलेंस एज पर योर क्वेश्चन कितना था 16,000, तो 16,000 आपने कैश का बैलेंस लिख दिया। रियलाइजेशन की वजह से आपके पास कितनी अमाउंट आ रही थी 19,900 से कैश डेबिट था, रीज़न क्या था रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैश आपका डेबिट था 19,900 से। जब लाइबिलिटीज़ पे कर रहे थे तो आपका कैश क्रेडिट था 10,000 से और एक्सपेंस के टाइम पे आपका कैश क्रेडिट था 500 से। तो आप देखें क्वेश्चन में आपने लिखा 10,000 से आपका रियलाइजेशन लाइबिलिटीज़ की वजह से क्रेडिट है और रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से 500 से क्रेडिट है। 35,900 आपका बैलेंस आ जाता था, उसमें से आपने 10,500 माइनस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना आ गया 25,400। अब कैश का बैलेंस बिजनेस में कितना मौजूद है 25,400। इनका कैपिटल जब ये इन्वेस्ट करे तो 30,000 था, लेकिन अब हमें क्योंकि रियलाइजेशन में लॉस हुआ है 2,300 का, तो हम जो अमाउंट रिमेनिंग हमारे पास आता है, जो हमारे पास कैश मौजूद है वो है 25,400। यही 25,400 हमने इन दोनों में आपस में इनके इक्वल रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि कितना बनता था पीस कैपिटल पी का कितना बनता है 12,700 और कैपिटल क्यू का कितना बनता है 12,700। क्यों बनता है कि 15,000 इनका कैपिटल था, 2,300 का रियलाइजेशन में लॉस हुआ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपके पास ये जो लॉस हुआ था 2,300 का, 15,000 इसका कैपिटल था, 2,300 हमने लेस कर दिया, रिमेनिंग 12,700 हम इसको पे करेंगे। क्यू का बैलेंस 15,000 था, 2,300 हमने लेस किया ड्यू टू रियलाइजेशन लॉस की वजह से और 12,700 हम इसको कैश पे करेंगे। तो सेम इसी तरह ये आपने तमाम अकाउंट्स बना लिए और तमाम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर आके क्लोज कर दिए।
तो देखिए आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि इस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और इनको हम किस तरीके से क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।